गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका बेस हमें बहुत ही सावधानी से पढ़ना चाहिए। इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हमारे बच्चों को चाहिए कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो टॉपिक है उसको आप दोहरा लो, स्पेशली उसमें मीनिंग के आधार पर, भाव के आधार पर या कहिए अर्थ के आधार पर। कितने तरह के वाक्य होते हैं मीनिंग के आधार पर पता है? उसकी यहाँ पे जरूरत पड़े। मीनिंग के आधार पर वाक्य 5 तरह के होते हैं। असर्टिव, बीज सूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव, आदेशात्मक वाक्य, ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक वाक्य और एक्सक्लामेटरी, विस्मय सूचक वाक्य। क्योंकि अगर हम सेंटेंस की काइंड नहीं पहचान पाएंगे तो कंजक्शन गलत हो जाएगा। जो रिपोर्टिंग वर्ब में से दिया हुआ, सेट दिया हुआ, उसको हम कैसे चेंज करेंगे? टोल्ड करें कि आस्क्ड करें, ऑर्डर्ड करें या रिक्वेस्ट करें, तो काइंड पर डिपेंड होता है। आरवी में जो परिवर्तन होता है वो आरएस के अनुसार होता है और आरएस में जो परिवर्तन होता है वो आरवी के अनुसार होता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग मैथ में पढ़ते हैं, सेम इसमें भी वही है। तो टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच बच्चों क्या है? डायरेक्ट स्पीच वक्ता के कहे गए कथन को ज्यों का त्यों, एज इट इज, उसी प्रकार कह देना, बोल देना, लिख देना ही डायरेक्ट स्पीच। समझ रहे ना? जैसे मैं कहूं कि मैं आज आगरा जा रहा हूं, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अब जब आप किसी से बताएंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में बताएंगे। सर कह रहे थे कि वो आगरा जा रहे थे, तो आई का आपने ही कर दिया, ये इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना? इसी तरह टेंस में भी परिवर्तन हो, इज का वाज हो जाता है। ओके? वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों, अर्थात उसी प्रकार लिख देना, बोल देना, डायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल में देखिए, हमने लिखा हरी सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई एम गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली आप लोग बोलते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप पहले, इन्वर्टेड कॉमा बाद। इन्वर्टेड कॉमा तो आप लोग जानते हो कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? पंक्चुएशन पढ़ा है ना, उद्धरण चिन्ह। तो ये एग्जाम्पल आपका डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है, इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता। इनडायरेक्ट क्या है? स्पीकर वक्ता के कहे गए कथन को अपने शब्दों में प्रकट कर देना, उसके भाव को प्रकट कर देना, क्या है?
इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे एक्टिव पैसिव है वैसे ये भी है। ये दोनों टॉपिक आपको फर्स्ट ईयर में फिर पढ़ने को मिलेंगे, लगातार आप पढ़ेंगे इसे, इसलिए बेस क्लियर होना चाहिए जिससे आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इनडायरेक्ट में इसी को हम पेश करते हैं, आपके सामने रखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्या बनेगा, हरी सेड टू, किसमें बदल जाएगा बच्चों, टोल्ड मी। कंजक्शन दैट, हमें कहाँ से पता चला कि सेड को मैंने टोल्ड किया, असर्टिव सेंटेंस जिसको आप जानते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बाद में फुल स्टॉप होता है, ये बताता है कि सेंटेंस क्या है, असर्टिव। असर्टिव में सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड, और कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट। अगर आपको काइंड पहचानना नहीं है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंदर दिया हुआ है आरएस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में, और आपने वहां टोल्ड कर दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे दो परिवर्तन जो हुए आरवी में वो किसके अनुसार हुए, आरएस के अनुसार हुए। तो अब यहाँ परिवर्तन होगा तो इसके अनुसार होगा, मतलब आरवी में परिवर्तन आरएस के अनुसार और आरएस में परिवर्तन आरवी के अनुसार। अब आई फर्स्ट पर्सन है, हमेशा चेंज होता है किसके, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हरी के लिए आप क्या यूज करेंगे, ही। टेंस चेंज करेंगे, वाज गोइंग टू दिल्ली, ओके, फुल स्टॉप। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब हम बच्चों पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच या नरेशन। डायरेक्ट स्पीच के भाग कितने होते हैं, तो दो भाग होते हैं। पहले को हम बेटा कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जिसके टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वर्ब को रिपोर्ट करती है, इसी के अनुसार परिवर्तन होता है अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरे भाग को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब नंबर 1 और नंबर 2 को क्या बोलेंगे बच्चा, रिपोर्टेड स्पीच। बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को साधारणतः आप कैसे पहचानेंगे, इन्वर्टेड कामा के बाहर जो भाग आता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है जो भाग उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग जनरली शार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब आरवी बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को आरएस लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा मीरा said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कर दिया, गीता हैज डन हर वर्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगेगा और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा बिगिन। अब इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें आरवी क्या है, आरएस क्या है। इस भाग को जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले है इसको हम क्या बोलेंगे, आरवी। क्या बोलते हैं बेटा, आरवी। और ये इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, आरएस बोलते हैं। क्लियर, एनी डाउट, नो, ठीक है ना। आरवी और आरएस आपको क्लियर हो गया, ओके। कितना
आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम आपको बताएंगे कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो हम लोग परिवर्तन करते हैं, ठीक है, क्या परिवर्तन करते हैं, कैसे करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, उसको हम देखेंगे। किन किन बिंदुओं पर हमें डिस्कस करना है और कौन से डाउट हमें रिमूव करने हैं, वो हम लोग अभी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हम बताने जा रहे हैं ये कॉमन रूल्स हैं, सामान्य नियम हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना या बनाने के नियम। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए आप लिख रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। वो बनाना माने केला ना कर देना, ठीक है ना, हिंदी को इंग्लिश में ना मिक्स कर देना। अब फूल, हिंदुस्तानी फूल, हिंदी का फूल अंग्रेजी में कर दोगे तो क्या हो जाएगा फूल। तो हम तो कहते हैं सारे बच्चे फूल होते हैं। अब कौन से फूल हैं ये आप डिसाइड करिए, आप कौन से फूल हैं, इंग्लिश वाला या हिंदी वाला। हैं तो फूल, मैं तो हिंदुस्तान में रहता हूँ, सारे बच्चों को फूल समझता हूँ। हंसी आ रही है, मैं सारे बच्चों को फूल समझता हूँ। अरे हिंदुस्तानी हूँ तो हिंदी में ही समझूंगा ना। अब आप अपने को इंग्लिश फूल बना लें वो अलग बात है, ठीक है ना। तो बनाना माने केला ना समझ लेना, ठीक है ना। अब मेज हम हिंदी में बोले और आप इंग्लिश में, मेज माने जानते हैं ना क्या होता है हिंदी में, मेज जानते हैं, इंग्लिश में मक्का खूब चल रहा है आजकल, गरम गरम नींबू लगा के, नींबू नमक है सुबह शाम, कोई बात नहीं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, इसको हम सामान्य नियम लिखें या कॉमन रूल्स लिख लें। जो ये रूल्स हम बता रहे हैं ये असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव किसी एक के लिए नहीं है, कॉमन रूल्स है, इसीलिए इसको हमने लिखा सामान्य नियम। इसको आप कॉमन रूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो परिवर्तन होता है हमारा वो हम क्रम से चलेंगे। आरवी में परिवर्तन होता है तो सेड टू किसमें बदल, सेड टू को भाव के अनुसार, भाव कहाँ से निकलेगा, आरएस से निकल के आए। अगर अंदर वाला सेंटेंस आरएस जो रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में है तो टोल्ड में कर देंगे, टोल्ड में। इंट्रोगेटिव है इफ हो सकता है या वेदर हो सकता है, इफ या वेदर में बदलते हैं, इफ या वेदर में बदल सकते हैं, ठीक है। टोल्ड में, इफ में, वेदर में। ये क्या बता रहे हैं, कंजक्शन बता रहे हो यार, ऐसा मत करो। हाँ इसको ये तो मैंने जान के ऐसा किया, सो रहे हैं कि जग रहे हैं, टोल्ड में किया, ये कंजक्शन थे। अभी आप वर्ब की बात कर रहे हैं तो सेट को आपने टोल्ड में बदला, आस्क्ड में भी बदल सकते हैं, ऑर्डर्ड में भाव के अनुसार, या रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में बदलना। भाव कहाँ से निकलेगा बेटा,
आर एस सेंटेंस की काइंड जो असर्टिव होगा टोल्ड करेंगे, अगर इंट्रोगेटिव तो आस्क्ड करेंगे, इम्परेटिव है तो ऑर्डर्ड कर सकते हैं, एडवाइज्ड कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड कर सकते हैं। पहला परिवर्तन समझ में आया? इसीलिए मैं कह रहा था कि बच्चों इसमें काइंड आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं पता कि असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इम्परेटिव है, तो आप फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर सकते, सही चेंज नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे दूसरा रूल है कंजक्शन। कंजक्शन की हिंदी जानते हैं? संयोजक। सबसे पहले असर्टिव है तो हम क्या लगाते हैं? दैट। काइंड नहीं पता है अगर आप इसमें जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच है तो आप नहीं चेंज कर पाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव हो गया तो आपको क्या लगाना? इफ या वेदर का प्रयोग करो। इफ या वेदर का प्रयोग करो। समझ में आ रहे? वैसे तो टू क्या है? प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर कनेक्टिव कंजक्शन का काम करता है इम्परेटिव में। तो दैट, इफ, वेदर या टू का प्रयोग करो। ठीक है। तीसरा परिवर्तन, ध्यान रखना बच्चों, आरवी के टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। आरवी के टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। टेंस में परिवर्तन आरवी का जो टेंस है उसके अनुसार आरएस का टेंस बदलता और कुछ परिस्थितियों में नहीं बदलता है, वो हम अभी आपको बताएंगे। आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर आरएस का पहला अक्षर स्मॉल लेटर से लिखना। ओके। आई तथा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जानते हैं? किसी का नाम, व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। इनको स्मॉल लेटर से नहीं लिखते जब इनडायरेक्ट में लिखते। क्यों? आई हमेशा बड़ा रहता है। जब आई सिंगल आता है तो हमेशा वो कैपिटल लेटर में होता है। आई और ओ ये हमेशा बड़े होते हैं। ओ वो छोटा हो ही नहीं सकता। फिलॉसफी देखे, वो छोटा कभी हो ही नहीं सकता। आई भी वही। कैसे? गीता में, कुरान में, बाइबल में ओ माई गॉड पिक्चर देखी ना, तो मेहता साहब की जो दुकान गिराई गई थी, बाद में कैसे प्रूव किया कि भगवान ने गिराई। चाहे बाइबल हो, कुरान हो, या रामायण हो, या महाभारत हो, गीता में भी वही बात कही गई कि जो करता हूं मैं करता हूं। मैं वो अंक हूं जिसके आगे कोई अंक नहीं। तो बच्चों सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? 9 होता है। कौन सा होता है? 9। आई का प्लेस देखिए क्या है? A, B, C, D, E, F, G, H, I, 9वां सबसे बड़ा। देखिए इसको 9 कितना पावर? 9 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो फिर 9। 9 का गेयर 2 से कर देंगे 18 हो जाएगा। दोनों का टोटल करेंगे फिर 9 हो जाएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे फिर 9 होगा। 9 को 4 से करेंगे
तो 36 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे फिर 9। गाठ से ही हम उत्पन्न है, गाठ से बड़े कैसे हो सकते हैं? हम कितना भी बढ़े लेकिन हम उससे बड़े थोड़ी हो सकते हैं, हम तो उसका अंश है, वही रहे। और अंत में जाकर अगर 9 से 9 का कर देंगे तो आप 81 करेंगे, टोटल करेंगे फिर 9, उससे अलग नहीं हो सकते आप। और फिर 9 का अगर 0 से आप कर देंगे तो फिर 0 जहाँ से आए थे वहीं पहुँच गए, ठीक है ना। इसलिए आई कभी भी सिंगल आए तो आप उसको हमेशा क्या बनाएंगे? कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। समझ में आ रही बात? और इसके बाद इसको रब करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं बताने को, वो अगले दिन बताएंगे। अभी इसको क्लियर करते। प्रॉपर माने उचित, और कोई चीज़ उचित है तो ग्रामर क्या अनुचित करना सिखाती है। जो सही है, और उसमें तो सत्य में तो परिवर्तन होता नहीं, जो सही है वो सही है, तो उसमें परिवर्तन इसलिए नहीं होता। अगला परिवर्तन जो विशेष तौर से आपको पढ़ना है, टेंसेज में प्रोनाउंस में तथा निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन करना। ठीक, टेंसेज यानी काल, प्रोनाउन सर्वनाम, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन करना। तो ये आपने परिवर्तन पढ़े। इसको इंग्लिश में अगर बोलना चाहें, निकटता सूचक शब्द कौन से हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है? जो पास की इंडिकेट करते हैं कि ये चीज पास में, ऐसे से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन, स्थिति और समय। टुडे हमने कहा तो बताता है पास के लिए। दिस का जैसे हम दैट कर देते हैं, बीच का दोज कर देते हैं, ये हम आगे पूरा टेबल बनाएंगे और पढ़ेंगे। नाउ का दिन कर देते हैं। तो इसमें विशेष तौर से समय और स्थान आता है, ठीक है, उसमें परिवर्तन होता है। निकटता जो शो करते हैं उन शब्दों को दूरी, डिस्टेंस शो करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। ओके, तो ये आपको बेस सीखना है। और इसके बाद हम कल असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसमें क्या परिवर्तन होता है। समझ में आया? ये अच्छी तरह समझ में आएगा। आपके पास पुरानी 9th में भी ये पढ़ाया गया, पूरा लिखाया गया है, उसको आप लिख लें, वहाँ से लिख लें पूरा, यही सब उसमें भी लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है। आगे की चीज़ हम कल बताएंगे नेक्स्ट डे, ठीक है ना। ओके, थैंक्स।